हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर आज का सेशन फिर से शुरू करते हैं। DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जनरल अवेयरनेस की एक क्लास डिस्कस हो चुकी है, एक इंग्लिश एक हिंदी, और आज फिर से हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है जो DSSB का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, PRT, TGT, PGT, नॉन टीचिंग क्लर्क, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि सभी में जनरल पार्ट लगभग कॉमन है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने का हमने सोचा है। तो उसको देखते हुए आप ये क्लासेस ले सकते हो, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है नासा का अर्थ, यानी कि नासा की फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। और नासा में क्योंकि 4 वर्ड हैं यहाँ पर, NAS और A, तो यहाँ पर आपको आपसे लास्ट वाले A की फुल फॉर्म पूछी है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ना आपको, कुछ भी पूछ सकता है। पिछली बार ए का पूछा है, पूरा भी पूछ सकता है। ये एब्रीविएशंस टॉपिक में आता है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन। ये जनरली आपसे एक तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, ये भी याद रखना है ना, ए वाला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गई बात। अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है? तो इन गैसों में से जो मीथेन है उसको मार्श गैस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, धान को जब आप जलाते हो तब भी मार्श गैस निकलती है, यानी कि मीथेन गैस निकलती है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो ऊंचाई है या चौड़ाई आप कह सकते हो, उसकी लंबाई का, ऊंचाई की लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसकी ऊंचाई की लंबाई का जो अनुपात है 3:2 रेशो में है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2 के रेशो में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4th, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसकी फुल फॉर्म मिल गई है आपको। कहाँ पर आधारित है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर पूछा है आपको। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ICRC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। अगला है कि कौन सा आयोजन 1919 में हुआ था? इनमें से 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखना 1919 का आपका क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉर्लिमिंटो 1909 का है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का है? 1919, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछ रहा है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के सूचकांक में इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? आपको पता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, औद्योगिकरण की 8 मूल इकाइयाँ हैं, उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? उसमें बैंकिंग नहीं है। तो इसका मतलब बिजली है, लाइट है, उर्वरक भी है। ठीक है, और आपका सीमेंट भी है, उसमें बैंकिंग नहीं है। सीमेंट, उर्वरक और बिजली उसमें शामिल है, ये आप याद रखिएगा। अगला है प्राकृत को पवित्र भाषा कौन से धर्म की माना जाता है? तो जैन धर्म जो है प्राकृत को पवित्र भाषा मानता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म प्राकृत को एक पवित्र भाषा मानता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर, देखो अब मैंने आपको बोला कि हम करंट अफेयर तो पढ़ेंगे नहीं, मतलब पहली क्लास में ये बात मैंने बोली थी, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो स्पोर्ट्स से आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खास करके जो विम्बलडन होते हैं ना, इनको आपको याद रखना है। ठीक, विम्बलडन ओपन हुआ, US ओपन हुआ, इनको आपको ज़रूर याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तिब्बत, नेपाल और भारतीय राज्य में कोशी नदी कहाँ पर निकलती है? ये आपसे पूछा है। तिब्बत, नेपाल और भारतीय राज्यों में कोशी नदी बिहार में निकलती है। कोशी तिब्बत में भी है, नेपाल में भी, और भारतीय राज्य में कहाँ से निकलती है? बिहार से। ये आपको याद रखना है। कोसी नदी है ना, इसको बोलते हैं कोसी नदी, बिहार से निकलती है, भारत में, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। FMCG का अर्थ बताइए, यानी कि फुल फॉर्म है बेसिकली। तो इसका मतलब है आपका, F का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये फुल फॉर्म याद रखना FMCG की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11। आपसे कह रहा है कि किस आधार पर राज्यों के बीच कुल वैकल्पिक लोकसभा सदस्यता दी जाती है। लोकसभा की जो सदस्यता है, ठीक है, तो वो आबादी, ठीक है, किस आधार पर, आबादी के आधार पर दी जाती है कि कुल लोकसभा सदस्यता किसी पर्टिकुलर जगह से कितनी होगी, वो उसकी जनसंख्या यानी कि आबादी पर निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव इस साल हैं तो याद रखिएगा, आबादी पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि भारत में पूर्ण स्वराज दिवस ये कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया गया था। डेट क्या थी पूर्ण स्वराज दिवस की, 26 जनवरी, साल था 1930। ठीक है, इसको क्या मना लिया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन अगला आपका साइंस से आ गया है। साइंस से एक और क्वेश्चन आया था गैस वाला। ठीक है, दूसरा है, नदी पर एक उच्च वृद्धि बांध पानी एकत्र करता है और इसका स्तर बढ़ाता है। ठीक है, बहने वाले पानी में गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। जो बहने वाले पानी की गतिशील ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। किस कंडीशन में, याद रखना, जब नदी पर एक उच्च वृद्धि बांध बनाया जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए और उसका स्तर बढ़ता रहता है तो गतिशील ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में, ये आप याद रखना। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत इनमें से आधिकारिक भाषाओं में कौन नहीं है। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में भारत की, याद रखिएगा। उनमें पाली है, नेपाली है, कोंकणी भी है। ठीक है, मैथिली उसमें भाषा आपकी नहीं है। ठीक हो गई बात, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। पाली नहीं है ना, इनमें से कौन सी नहीं है, पाली। ठीक है, याद रखिएगा, मैथिली भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है। आधिकारिक भाषाओं में पाली भाषा उसमें शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर बताना है प्राचीन व्यक्तित्वों के निम्नलिखित युग्म और ऐतिहासिक रूप से ज्ञात उद्देश्यों का मिलान करना है। ठीक है, कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो देख लेते हैं। पहले का 6, ठीक है, सिकंदर जीतने के लिए, सिकंदर जीतने के लिए। दूसरे का आपका 8 हो जाएगा, हुएनसांग ये जाने जाते हैं ज्ञान की खोज में। ठीक है, फिर चंगेज़ खान का आता है आक्रमण और लूट करने के लिए नाम, और वास्को डिगामा का आता है व्यापार करने के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। सिकंदर किसके लिए आते हैं आपके, जीतने के लिए। ठीक है, सिकंदर जीतने के लिए। हुएनसांग जो है ये आपका आता है ज्ञान की खोज में। चंगेज़ खान जो आपका है वो आता है आक्रमण और लूट करने के लिए, और वास्को डिगामा व्यापार करने के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे या थी। तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो लास्ट 4 से 5 है ना जो राष्ट्रपति रहे उनके नाम आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अगला जो सवाल है आपका, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, फीमेल है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। और वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारी, फीमेल नहीं, ऑल। ठीक है, सभी में कौन से नंबर के इस समय राष्ट्रपति हैं और उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। ठीक, अगला सवाल कहता है कि डैश विरासत प्रबंधन में शामिल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है, तो हेडक्वार्टर पूछ लेता है या कुछ और। ठीक, तो इनमें से कौन सा नहीं है, विरासत के प्रबंधन में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है विरासत से रिलेटेड, तो वो जो है वो नहीं है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीपो है, ये विरासत प्रबंधन से संबंधित नहीं है, जबकि यूनेस्को, ASI और आइकोमॉस ये जो हैं आपके
रिलेटेड है विरासत प्रबंधन से, मैनेजमेंट से, ठीक, वीपो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है आपके सामने, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये उस समय का सवाल है, इसको आपको देखना होगा कि क्या ये अब भी यही है या फिर ये चेंज हो चुकी है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो बताया गया था कि 8 साल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, ठीक है, 8 साल के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए। 19 क्वेश्चन आपसे कहता है, डैश को पृथ्वी का ट्विंस माना जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या कुछ वो जुड़वा भाई, जो भी आप बोलो, वो शुक्र ग्रह को बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है और आकार है वो पृथ्वी के जैसा होता है, शुक्र ग्रह का याद आपको रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने टेलीविज़न और पहली रिकॉर्डिंग डिवाइस का आविष्कार किया था। तो टेलीविज़न और पहली रिकॉर्डिंग डिवाइस, इसका जो आविष्कार किया था उसके लिए जाने जाते हैं जॉन लॉजी बैरड, ठीक है। किसने टेलीविज़न और पहली रिकॉर्डिंग डिवाइस का आविष्कार किया था, तो नाम याद रखिएगा, जॉन लॉजी बैरड, ठीक है, जॉन लॉजी बैरड। इसमें आपसे ये क्या टॉपिक है, ये टॉपिक है इन्वेंशन से रिलेटेड। पहला फ़ोन किसने बनाया था, ठीक है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, और यहाँ पर टेलीविज़न पूछ लिया, पहली रिकॉर्डिंग डिवाइस पूछ ली। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्ज़ाम में आविष्कार के टॉपिक में पूछ ली जाती हैं इन्वेंशन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने का मतलब ये है कि आपके कुछ ना कुछ काम ज़रूर आया होगा, और आया है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। और अगर आगे इसी तरह आप हमारे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे डायरेक्टली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, बट प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो पहल है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी जैसा आप चाहें वैसा आप फ्री हैं करने के लिए। लगातार पढ़ाई अपनी ज़रूर जारी रखिए, कोई भी दिन ऐसा मत छोड़िए जिस दिन पढ़ो ना, ठीक है, क्योंकि आपका फ्लो टूट जाता है। भले ही आप कम समय के लिए पढ़ो अगर कुछ काम है तो, लेकिन ज़रूर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो अभी से, तभी आपका एक फ़्लो और एक स्पीड और एक टाइम टेबल मेंटेन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो पहली वीडियोज़ है उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।